नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने परिवार एग्री नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आज के इस क्लास में आप लोगों को यूपी कैटेट 2026 का पेपर जो आप लोगों का हो चुका है, उसके जितने भी क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं वो सभी आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों को जानकारी दे दें, अगर आप लोगों के कोई छोटे भाई बहन हैं जो अगले साल के लिए यूपी कैटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे एग्री नॉलेज प्लाजा चैनल जो है, यहाँ से जुड़ के और द नॉलेज प्लाजा चैनल, ये दोनों चैनल पे आप लोग जुड़ जाएंगे और वहाँ से आप लोग यूपी कैटेट की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में यूपी कैटेट की तैयारी आप लोगों को यूट्यूब पे ही बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। तो चलिए अब यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग एक बार इसको अपने और भी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें और आप लोग इस अपना जो भी स्कोर है उसको भी आप लोग बताएंगे। जो भी आप लोगों का स्कोर रहा है वो भी आप लोग इसके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और फिर आप लोगों का कट ऑफ का वीडियो भी आप लोगों को 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कल भी कराए गए थे, तो ये पार्ट 2 है इसका। तो यहाँ पे देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, बुकर प्राइज़ किसके लिए दिया जाता है। बुकर पुरस्कार जो है ये किसके लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को सीधे सीधे आंसर बताते चलेंगे। क्लास ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए सीधे सीधे आप लोगों को आंसर बताते चलेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी यहाँ पे अपने जो भी क्वेश्चन करके आए हैं उनके आंसर ही आप लोगों को मिलाने हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सीधे सीधे आंसर बताते चलेंगे और आप लोग अपना मिला लेंगे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं और वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नीचे बता देंगे। तो बुकर पुरस्कार वाला इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो ये बने हैं आर्यन वैष्णव। आर्यन वार्ष्णेय जो हैं ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद में क्या शामिल होता है, यानी जीडीपी जो होता है उसमें क्या शामिल होता है। तो इसमें केवल अंतिम वस्तुएं, केवल अंतिम वस्तुएं इसमें शामिल होती हैं। ये ऑप्शन जो है वो इसका सही होने वाला है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें प्लास्टिक प्रदूषण वाला ऑप्शन जो था वो बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया था, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एक महत्वपूर्ण हरित हाइड्रोजन नीति पहल शुरू की है। तो ये की है महाराष्ट्र ने। किसने की है? महाराष्ट्र ने की है। महाराष्ट्र जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, भारत में भाबर क्षेत्र कहाँ है। तो भाबर क्षेत्र जो है ये हिमालय के तलहटी में। कहाँ पे? हिमालय के तलहटी में है। ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होने वाला है। यहाँ पे हजारों झीलों का देश किसे कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है फिनलैंड को। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे फिनलैंड में यहाँ पे झीलें बहुत अधिक हैं, इस वजह से इसको झीलों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, जल निकायों में यूट्रोफिकेशन किसकी वृद्धि के कारण होता है। यूट्रोफिकेशन किसकी वृद्धि के कारण होता है। तो ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्वों की वृद्धि के कारण होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्वों की वृद्धि के कारण होता है। पानी में इन पोषक तत्वों की अधिकता से शैवाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? शैवाल बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, यानी जो पानी की ऊपरी सरफेस होती है वहाँ पे शैवाल बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और अंदर जो है, अंदर फिर प्रकाश नहीं जा पाता है, जिससे अंदर के जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो होता है तो वो किसकी वजह से देखने को मिलता है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्वों की वजह से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। और अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य पूछे गए थे। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं और इनको रूस से लिया गया है। पंचायती राज किस अनुसूची में है। तो पंचायती राज जो है वो 11वीं अनुसूची में है और इसको 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच पूछा गया था। तो रक्त का पीएच 7.4 होता है। ये हल्का क्षारीय होता है।
रक्त कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है, इसका pH 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था गुरुत्वीय त्वरण जी, स्मॉल जी जो होती है, इसका मान सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। कहाँ पे? सबसे अधिक ध्रुवों पर होता है। ये वैसे फिजिक्स का क्वेश्चन था, इसमें जीके में डाल दिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा गया था। नाबार्ड का फुल फॉर्म, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं, भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का रक्षक कहा जाता है। यहाँ पे जीके के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे 17 क्वेश्चन मिल चुके हैं, 3 क्वेश्चन नहीं मिले हैं। अगर इनमें से इनके अलावा 3 क्वेश्चन अगर आप लोगों को पता हो तो नीचे एक वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन बना है उसी में आप उसमें पिन कर दीजिए, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन जो है वो भी इसमें ऐड कर दिए जाएंगे और आप लोगों को उसी में आंसर बता दिया जाएगा। तो अब चलिए, अब जीके के जो है 17 क्वेश्चन मिल चुके हैं। अब आते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पे भ्रूण कोश में कितने केंद्रक होते हैं? तो ये पूछा गया था। तो भ्रूण कोश में कितने केंद्रक होते हैं? ये 8 केंद्रक होते हैं। कितने? 8 केंद्रक होते हैं। एक सामान्य आवृतबीजी पौधे के भ्रूण कोश में 7 सेल होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्रॉस बिटवीन टू हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस को क्या बोलते हैं? तो इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है वो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है एकाधिक, यहाँ पे देखिए ऑप्शन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि केवल क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे जो पेपर दिए थे उन लोगों ने यहाँ पे केवल क्वेश्चन भेजे थे। उन लोगों को जो पता थे क्वेश्चन के ये क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन भेजे थे, तो ऑप्शन हमने अपने हिसाब से बनाए हैं। तो ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो वो आप अपना उसमें देख लेंगे। यहाँ पे एकाधिक जीनों द्वारा नियंत्रित लक्षण को कहा जाता है। तो ये क्या कहा जाता है? ये पॉलीजेनिक जो ऑप्शन आपका था, पॉलीजेनिक वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्ट्रेच हार्मोन किसे कहा जाता है? स्ट्रेच हार्मोन जो है ये एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेच हार्मोन कहते हैं। एब्सिसिक एसिड पौधों को सूखने और पानी की कमी जैसी तनावपूर्ण स्थितियों से बचाया जाता है, इसलिए इसे स्ट्रेच हार्मोन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पुष्प का कौन सा भाग फल में विकसित होता है? यानी पुष्प के कौन से भाग से फल का निर्माण होता है? तो फल का निर्माण ओवरी से होता है। ओव्यूल से सीड का निर्माण होता है। ओव्यूल से किसका होता है? सीड का निर्माण होता है और ओवरी से फल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हवा द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? हवा द्वारा होने वाला परागण जो है ये एनेमोफिली। क्या कहलाता है? एनेमोफिली। कीटों द्वारा एंटमोफिली, जल द्वारा हाइड्रोफिली और जानवरों द्वारा जूफिली और हवा द्वारा एनेमोफिली। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। क्या? एक दिशी होता है। यानी ऊर्जा जो है वो हमेशा एक दिशा में ही बहती है। ऊर्जा हमेशा उत्पादकों से उपभोक्ता की ओर एक ही दिशा में बहती है और वापस लौट कर नहीं आती। जैसे सूर्य से जो एनर्जी आती है वो वापस सूर्य के पास नहीं जाती है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशी होता है। अगला क्वेश्चन है तने का मुख्य कार्य क्या है? तो तने का मुख्य कार्य है संयोग और संचालन। संयोग और संचालन वाला जो ऑप्शन था वो उसमें बिल्कुल सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है कोलियोप्टाइल प्रोटेक्ट्स विच पार्ट ऑफ एम्ब्रियो? कोलियोप्टाइल एम्ब्रियो के किस पार्ट को प्रोटेक्ट करता है? तो कोलियोप्टाइल जो है वो एम्ब्रियो के प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करता है। प्लूम्यूल वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी इसमें डाल दिया है। तो कोलियोप्टाइल बीज के प्रांकुर, इसको हिंदी में प्रांकुर बोलते हैं, प्रांकुर को ढककर सुरक्षित रखता है जिससे आगे चलकर तना बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हर्कोगैमी किसे रोकने में सहायता करती है?
तो हर्कोगेमी जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने में सहायता करती है। किसे? सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने में सहायता करती है। यहाँ पे फूलों में नर और मादा जननांगों के बीच भौतिक अवरोध का होना स्वपरागण को रोकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जूट का रेशा पौधे के किस भाग से बनता है? तो जूट का रेशा पौधे के तने से बनता है। किससे बनता है? तने से बनता है। आप लोगों ने जूट में एक क्रिया भी पढ़ी होगी। यहाँ पे देखिएगा, जूट एक बास्ट फाइबर है जो पौधे के तने की छाल को सड़ाकर प्राप्त किया जाता है। इसको सड़ाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? रेटिंग बोलते हैं। रेटिंग क्रिया किससे संबंधित है? तो जूट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर मुख्य रूप से होता है। क्रॉसिंग ओवर मुख्य रूप से कहाँ पे होता है? तो ये जर्म सेल्स में होता है। कहाँ पे होता है? क्रॉसिंग ओवर जर्म सेल्स में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ पेरेनकाइमा टिश्यू? पेरेनकाइमा टिश्यू का इनमें से कौन सा फंक्शन है? तो फूड का स्टोरेज करना। फूड का स्टोरेज करना जो है ये पेरेनकाइमा टिश्यू का फंक्शन है। अगला क्वेश्चन है, क्षतिपूर्त बिंदु पर प्रकाश संश्लेषण अंग। जो क्षतिपूर्त बिंदु होता है वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण अंग, यहाँ पे देखिए जो क्षतिपूर्त बिंदु होता है वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और ना ही ऑक्सीजन छोड़ता है। जो प्रकाश संश्लेषण अंग होता है वो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है ना ही ऑक्सीजन छोड़ता है। इस बिंदु पर प्रकाश संश्लेषण और शोषण की दर बराबर हो जाती है, जिससे गैसों का शुद्ध आदान प्रदान शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका वो वाला ऑप्शन जो सही होगा, इसमें कौन सा? ना तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करेगा ना ही ऑक्सीजन छोड़ेगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा उसमें। अगला क्वेश्चन है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सा सहायक होता है? बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होता है? तो इसमें ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों सहायक होते हैं। बीज रहित जो सीडलेस पौधे जो बनाते हैं उनमें ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों सहायक होते हैं। यहाँ पे ऑक्सिन और जिब्रेलिन हार्मोन के छिड़काव के बिना निषेचन के फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ऑक्सिन और हार्मोन इन दोनों का अगर छिड़काव कर देते हैं, ऑक्सिन और जिब्रेलिन का, तो यहाँ से बिना निषेचन के फल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जो बिना निषेचन के फल बनेंगे वो कैसे होंगे? सीडलेस होंगे। अगला क्वेश्चन है, एसेंट ऑफ शेप अकर्ष थ्रो। एसेंट ऑफ शेप अकर्ष थ्रो कहाँ पे? कोएशन टेंशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टोमेटा खुलने और बंद होने के लिए आवश्यक आयन। स्टोमेटा खुलने और बंद होने के लिए आवश्यक आयन कौन सा होता है? तो ये पोटेशियम आयन होता है। कौन सा? पोटेशियम आयन जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। इसमें कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। तो कोशिका भित्ति का मुख्य घटक सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज होता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक तने का पत्ती संरचना में परिवर्तन कहलाता है। एक तने का पत्ती संरचना में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये इसको फिलोक्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलोक्लेड बोलते हैं। नागफनी जैसे मरुस्थलीय पौधों में जब तना चपटा और हरा होकर पत्ती का काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे फिलोक्लेड बोलते हैं। आप लोगों ने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ये है प्लाज्मोलिसिस इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए नॉर्मल सेल इज केप्ट। जब एक नॉर्मल सेल को किस में रखने पर प्लाज्मोलिसिस होता है? तो एक नॉर्मल सेल को अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, किसमें? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? साल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगी? सेल प्लाज्मोलाइट हो जाएगी, यानी पिचक जाएगी सेल। तो प्लाज्मोलिसिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा इसमें। यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने पर कोशिका के अंदर का पानी बाहर निकल जाता है और जीव द्रव्य सिकुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, जाइलम में किनारे से जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है पेरेनकाइमा के द्वारा। किसके द्वारा? पेरेनकाइमा के द्वारा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट टिप इज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है इसके ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट टिप के लिए। तो कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है? ये होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। रूट एंड शूट टिप के ग्रोथ के लिए एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। अगला क्वेश्चन है,
गर्थ ऑफ प्लांट्स इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग विद टाइम ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ। जो प्लांट की गर्थ होती है वो समय के साथ बढ़ती है, तो वो किसकी एक्टिविटी के कारण बढ़ती है? तो ये बढ़ती है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक्टिविटी के कारण। किसके? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक्टिविटी के, सॉरी यहाँ पे एपिकल वाला नहीं होगा, एपिकल वाला ऊपर सही है, यहाँ पे लेटरल वाला ऑप्शन सही होगा, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण यहाँ पे इसकी जो तने की जो मोटाई होती है वो देखने को मिलती है। कैम्बियम के कारण ही पौधों के तने की मोटाई समय के साथ बढ़ती है। अगर यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना हो के कैम्बियम होता तो यहाँ पे कैम्बियम वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होता। अगला क्वेश्चन है दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग किसके? दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग जिसे अपना वृत्ताकार डीएनए है, जिसका अपना वृत्ताकार डीएनए है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड है, ये दोनों हैं। तो इसमें ए एंड बी दोनों सही होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज आर टू डाइजेस्ट एंजाइम्स वर्क इन। तो इसका आंसर ही सीधे लिख दिया है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा है। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑन एल्कलाइन फूड टू डाइजेस्ट प्रोटीन एंड फैट रेस्पेक्टिवली। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का और लाइपेज किसका? फैट का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्टिलेज टिश्यू किस में एब्सेंट होता है? तो कार्टिलेज टिश्यू जो है ये जीभ में एब्सेंट होता है। किसमें? जीभ में कार्टिलेज टिश्यू एब्सेंट होता है। जीभ पूरी तरह से मांसपेशियों से बना एक पेशी अंग है, इसमें कोई कार्टिलेज नहीं पाई जाती, कार्टिलेज यानी उपास्थि नहीं पाई जाती है इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी गर्भनिरोधक विधि यौन संचारित रोगों के संक्रमण से बचाती है? तो इसमें जो कौन सा है? फिजिकल बैरियर्स। इसमें फिजिकल बैरियर्स वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दो अस्थियों को सीधे जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? तो दो अस्थियों को सीधे जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को लिगामेंट कहा जाता है। इसका लिगामेंट ऑप्शन सही होगा। अब थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्वेश्चन की, जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे केवल आंसर ही देखना है, तो सीधे सीधे आंसर बताते चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा एलील सेपरेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। एलील सेपरेशन कहाँ पे होता है? तो ये होता है गैमेट फॉर्मेशन के समय। कब होता है? गैमेट फॉर्मेशन के समय। मेंडल के पृथक्करण नियम के अनुसार युग्मक बनते समय एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो एलील का सेपरेशन गैमेट फॉर्मेशन के समय होता है। अमीबा अपचित भोजन को बाहर निकालता है, तो ये एक्जोसाइटोसिस के द्वारा, किसके द्वारा? एक्जोसाइटोसिस के द्वारा बाहर निकालता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एक्सटर्नल डाइजेशन इज परफॉर्म्ड बाई। एक्सटर्नल डाइजेशन जो है ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? तो ये सेप्रोफाइट्स के द्वारा, किसके द्वारा? सेप्रोफाइट्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मांसाहारियों की आंत छोटी होती है। मांसाहारियों की आंत छोटी होती है, क्यों छोटी होती है? तो इसका सही आंसर होगा आहार में वनस्पति की अनुपस्थिति। इसका सही आंसर होगा आहार में वनस्पति की अनुपस्थिति जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। मांस आसानी से पच जाता है जबकि वनस्पति को पचाने के लिए लंबी आंत की आवश्यकता होती है। तो यही जो है यही उसका सही आंसर होगा आहार में वनस्पति की अनुपस्थिति, इसीलिए मांसाहारियों की आंत छोटी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रैकियल रेस्पिरेशन अकर्स इन। ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो होता है वो इंसेक्ट्स में होता है। किसमें? इंसेक्ट्स में, कीटों में होता है। यूरिन फ्लो थ्रू यूरेटर वाई। यूरिन जो होता है वो यूरेटर के द्वारा, यूरेटर से फ्लो होता है, किसके द्वारा? तो ये पेरिस्टाल्सिस के द्वारा। किसके द्वारा? पेरिस्टाल्सिस के द्वारा। इसका सही आंसर होगा। मूत्रवाहिनी की दीवारों में सिकुड़ने और फैलने की क्रम जो पेरिस्टाल्सिस गति होती है जिसे मूत्राशय तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ऑडियो विजुअल मेमोरी अकर्स इन। ऑडियो विजुअल मेमोरी जो है वो किस में देखने को मिलती है? तो ये टेम्पोरल लोब। ऑडियो विजुअल मेमोरी अकर्स इन टेम्पोरल लोब। अगला क्वेश्चन देखते हैं मस्तिष्क, यहाँ पे इसका दौड़ा वो भी देख लेते हैं। मस्तिष्क का टेम्पोरल लोब मुख्य रूप से ध्वनि और कुछ हद तक दृश्य स्मृतियों को संसाधित करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में गर्भावधि का समय कितना होता है? तो ये होता है 270 दिन। कितना? 270 दिन, लगभग 270 से 280 दिन के बीच में माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा
जंतुओं में रुधिर का कार्य है, जंतुओं में रुधिर का कार्य क्या है? तो यहाँ पे विविध पदार्थों का संवहन, शरीर ताप का नियंत्रण, चोट का उपचार, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मलभोगी है? तो मलभोगी कौन सा है? इसमें खरगोश। कौन सा है? खरगोश जो है वो मलभोगी है। खरगोश सेलुलोज को पूरी तरह पचाने के लिए अपने अर्ध पचे हुए मल को दोबारा खाता है, जिसे क्रोपोग्राफी कहते हैं, क्रोपोफेगी जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एपिस मेलिफेरा क्या है? एपिस मेलिफेरा जो है ये एक यूरोपियन हनी बी है। एपिस मेलिफेरा एक यूरोपियन हनी बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चन समाप्त हुए। अब एग्रीकल्चर का, अर्धशाली गन्ने की बुवाई कब करते हैं? अर्धशाली गन्ने की बुवाई कब करते हैं? तो ये जून जुलाई में इसकी बुवाई करते हैं और ये 18 महीने की क्रॉप होती है। 1.5 साल का ये जो फसल होती है अर्धशाली गन्ने वाली, जून जुलाई में बुवाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलू के शत बीज की खोज किसने की थी? आलू के शत बीज की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा रामानुजन। लेकिन बच्चे बता रहे हैं कि उसमें ऑप्शन में रामानुजन था ही नहीं, ऑप्शन में डॉक्टर पुष्करनाथ था और इनमें से कोई भी नहीं था। तो यहाँ पे इस हिसाब से तो इस क्वेश्चन में सभी को नंबर देना चाहिए, क्योंकि रामानुजन जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर पुष्करनाथ भी मान लें, लेकिन इसमें सभी को पूरा नंबर मिलना चाहिए जब इसमें रामानुजन ऑप्शन में नहीं था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पे 33 से 34% होती है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नवजात बछड़े को शरीर के वजन का कितने प्रतिशत खींच देना चाहिए? तो 10%, 1/10, उसके बाहर का 1/10वां भाग जो है वो खींच खिलाते हैं उसको। तो 10% ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खुरपका मुंहपका रोग का टीका कितने अंतराल पर दिया जाता है? तो ये 6 महीने के अंतराल पर। कितने महीने के अंतराल पर? 6 महीने के अंतराल पर दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन ये एफएमडी किसके द्वारा फैलता है? तो ये वायरस के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, करण स्विस गाय की नस्ल किसके क्रॉस से विकसित की गई है? तो करण स्विस जो है ये ब्राउन स्विस और साहिवाल के क्रॉस से डेवलप की गई है। किसी गाय के सींग में 5 छल्ले हैं तो इसकी अनुमानित आयु क्या होगी? किसी गाय के सींग में 5 छल्ले हैं तो अनुमानित आयु निकालने के लिए छल्लों की संख्या 5 छल्ले हैं प्लस 2 और जोड़ देते हैं तो इसकी अनुमानित आयु निकल आती है गाय के लिए। तो यहाँ पे 7 वर्ष इसकी अनुमानित आयु हो जाएगी। 7 वर्ष जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा कारक पशुधन उत्पादन के स्तर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पे आनुवंशिक क्षमता, जनन क्षमता और पोषण क्षमता। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर जो है ये उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 100 किलोग्राम दुग्ध वसा से सैद्धांतिक रूप से अधिकतम कितनी मात्रा में मक्खन तैयार किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए 100 किलोग्राम दुग्ध वसा से सैद्धांतिक रूप से 100 किलोग्राम दुग्ध वसा से सैद्धांतिक रूप से कितना मक्खन तैयार किया जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए मक्खन में लगभग 80% वसा होता है। मक्खन में कितना वसा होता है? लगभग 80% वसा होता है, इसलिए 100 किलोग्राम वसा से लगभग 125 किलोग्राम मक्खन बनेगा। कितना? 125 किलोग्राम मक्खन बनेगा। तो 125 किलोग्राम जो है वो बिल्कुल ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। केवल इतना याद रखिए कि मक्खन में 80% वसा होता है और मक्खन में 80% वसा होता है और वसा कितनी है? 100 किलोग्राम है, तो 125 किलोग्राम मक्खन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा दुग्ध उद्योग का उप उत्पाद है? तो इनमें दुग्ध उद्योग का उप उत्पाद कौन सा है? बटर मिल्क या इसको छाछ बोलते हैं, ये दुग्ध उद्योग का उप उत्पाद है। बाकी बटर ऑयल और क्रीम ये तो उत्पाद हैं और बटर मिल्क उप उत्पाद है। मक्खन निकालते समय जो तरल पदार्थ बचता है उसी को छाछ या बटर मिल्क बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से पशु के शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे कौन सा पोषक तत्व है? तो वो जल। कौन नियंत्रित करता है? जल नियंत्रित करता है। जल जो है
यहाँ पे पानी शरीर में पसीने और बाष्पीकरण के माध्यम से तापमान को संतुलित रखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बकरी जगत का जर्सी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंग्लो नुबियन को। किसे? एंग्लो नुबियन को बकरी जगत का जर्सी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एंग्लो नुबियन बकरी के दूध में वसा प्रतिशत बहुत अधिक होता है, इसीलिए इसे जर्सी कहा जाता है। भारत में कभी कभी बीटल को देसी जर्सी कह दिया जाता है, लेकिन बकरी जगत का जर्सी आप याद रखेंगे एंग्लो नुबियन ही इसमें ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। खुला घर प्रणाली में एक गाय के लिए कितना ढका हुआ जगह होना चाहिए? खुला घर प्रणाली में एक गाय के लिए 3.5 मीटर स्क्वायर। कितना? 3.5 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे सब्जी की मात्रा प्रति व्यक्ति कितनी आवश्यकता होती है? तो प्रति व्यक्ति सब्जी की मात्रा 300 ग्राम। कितनी? 300 ग्राम। काय का डेटा है? ICMR का डेटा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अमरूद में ब्रोंजिंग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो अमरूद में ब्रोंजिंग जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से? जिंक की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शलजम में वाटर कोर किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो ये बोरॉन की कमी से होता है। किसकी कमी से? बोरॉन की कमी से। पछेती पत्ता गोभी की बीज दर प्रति हेक्टेयर। पछेती पत्ता गोभी की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? तो ये होती है 375 से 400 ग्राम। कितनी? 375 से 400 ग्राम वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। निम्न में से सबसे अधिक वसा किस में पाई जाती है? तो सबसे अधिक वसा पाई जाती है अखरोट में। किस में? अखरोट में सबसे अधिक वसा पाई जाती है। अखरोट में लगभग 65% फैट होता है। अगला क्वेश्चन है, आम की मल्लिका प्रजाति किसका संकरण है? तो ये नीलम और दशहरी का। किसका? नीलम और दशहरी का मल्लिका जो है वो संकरण है। सिट्रस कैंकर रोग का वाहक कौन है? तो ये ज़ैंथोमोनास सिट्राई है। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्न में से कौन सी सेब की किस्म नहीं है? तो यहाँ पे रोम ब्यूटी सेब की है, विंटर बनाना भी सेब की है, रेड डेलीशियस भी सेब की है, लेकिन एप्पल कलर सेब की नहीं है। एप्पल कलर किसकी वैरायटी है? तो एप्पल कलर अमरूद की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नींबू की स्पेसिंग कितनी रखते हैं? तो नींबू की स्पेसिंग 6 × 6 मीटर रखी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वानस्पतिक रूप से नींबू वर्गीय फल है। वानस्पतिक रूप से नींबू वर्गीय फल है हेस्पेरिडियम। आम का कुल क्या है? तो आम का कुल है एनाकार्डियेसी। बैंगन का जन्म स्थान पूछा गया था, तो बैंगन का जन्म स्थान क्या होता है? बैंगन का जन्म स्थान होता है इंडिया। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था डिस्क हल का डिस्क कोण पूछा गया था, तो ये 42 से 45 डिग्री होता है। और स्प्रेयर का कौन सा भाग दबाव बनाता है? तो पंप जो होती है वो दबाव बनाती है। पंप वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंजन से नीला धुआं निकलने का क्या कारण है? इंजन से नीला धुआं निकलने का क्या कारण है? तो रिंगों का घिस जाना और स्नेक का पतला होना। ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसमें डी ऑप्शन A एंड B बोथ वाला बिल्कुल सही होगा। अगर रिंग का घिस जाना और स्नेक का पतला हो जाना तो इंजन से नीला धुआं निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कुट्टी काटने की मशीन की गति दुगनी कर दी जाए तो कटे चारे की लंबाई क्या होगी? तो कटे चारे की लंबाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समान रहेगी। कटे चारे की अगर कुट्टी काटने की मशीन की गति अगर दुगनी कर देंगे तब भी उतनी लंबाई का चारा कटेगा। मशीन की गति बढ़ाने से चारा जल्दी कटेगा, लेकिन उसकी लंबाई फीड रोलर और ब्लेड की सेटिंग पर निर्भर करती है। लंबाई में कोई बदलाव नहीं होगा। मोवर का प्रयोग घास काटने के लिए किया जाता है। मोवर का प्रयोग घास काटने के लिए किया जाता है। इंजन के सिलेंडर का व्यास क्या कहलाता है? तो इंजन का सिलेंडर का व्यास बोर कहलाता है। डिबलर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो डिबलर का प्रयोग बुवाई करने के लिए करते हैं। डलवा लोहे में कार्बन की मात्रा पूछा गया था, तो डलवा लोहे में कार्बन की मात्रा 2.2 से 4.3% होती है। और इसमें और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है? तो प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र कौन सा है? तो इसमें जो मिट्टी पलट हल है ये प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है। बाकी कल्टीवेटर हो, डिस्क एरो ये द्वितीयक भू परिष्करण यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश निष्प्रभावी फसल है। तो प्रकाश निष्प्रभावी फसल कौन सी है? तो ये है टमाटर। कौन सी है? टमाटर जो है ये प्रकाश निष्प्रभावी फसल है, डे न्यूट्रल क्रॉप है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई। कठिया गेहूं में गुणसूत्र की संख्या 28 होती है। कठिया गेहूं में गुणसूत्र की संख्या 28 होती है। गन्ने में पुष्प निकलने की क्रिया क्या संकेत है? तो गन्ने में पुष्प निकलने की क्रिया का संकेत है परिपक्वता अवस्था। क्या है? परिपक्वता अवस्था।
और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सब्जी वाली मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? पायसियम सटाइवम वैरायटी हॉर्टेंस। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। आप सभी लोग अभी तक अगर लाइक नहीं किए तो लाइक एक बार अवश्य कर देंगे और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धान की निचली खेती में नाइट्रोजन का उपयुक्त रूप कौन सा होता है? अमोनियम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में उगाए गए औसत फसल गुणे 100 को संकेतित करता है। एक वर्ष में उगाए गए औसत फसल गुणे 100 बराबर क्या होता है? ये फसल चक्र सघनता होता है। अगला क्वेश्चन है, राइजोबियम प्रजाति जो बरसीम बीज उपचार में प्रयोग की जाती है। तो बरसीम के लिए राइजोबियम ट्राइफोलाई का प्रयोग किया जाता है। ज्वार फसल में पाया जाता है, ज्वार फसल में HCN पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, परजीवी खरपतवार ओरोबैंकी किससे संबंधित है? तो इन सभी से संबंधित है, इन सभी से संबंधित है। ओरोबैंकी एक पूर्ण जड़ परजीवी खरपतवार है जो आलू, तंबाकू, सरसों परिवार की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, सरसों के फल का प्रकार पूछा गया था। तो शिलकुआ होता है। उद्दीपक फसल कौन सी है इनमें से? उद्दीपक फसल चाय होती है। चाय जो है ये उद्दीपक फसल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भू परिष्करण के जनक कौन है? तो भू परिष्करण के जनक जेंथ्रोटूल हैं, यानी फादर ऑफ टिलेज जेंथ्रोटूल। जीरो टिलेज प्रयोग किया जाता है। तो जीरो टिलेज गेहूँ में प्रयोग करते हैं, जीरो टिलेज गेहूँ में प्रयोग करते हैं। धान की कटाई के तुरंत बाद बिना जुताई किए गेहूँ बोने के लिए जीरो टिलेज का प्रयोग किया जाता है। साइप्रस रोटंडस किस कुल से संबंधित है? तो साइप्रस रोटंडस जो है ये साइप्रेसी फैमिली का है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 1 लाख लीटर पानी होता है। मुख्य रूप से मुख्य फसल असफल होने के कारण उसके स्थान पर उगाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो मुख्य फसल असफल होने के कारण उसके स्थान पर उगाने वाली फसल को कैच क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैच क्रॉप बोलते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डेपोक मेथड में पौधे कितने दिन में तैयार होते हैं? तो डेपोक मेथड में पौधे जो हैं वो 11 से 14 दिन में तैयार होते हैं। जीन प्रोटीन मक्का में पाई जाती है, जीन प्रोटीन मक्का में पाई जाती है। और शहतूत के फल का प्रकार क्या होता है? शहतूत के फल का प्रकार शोरोसिस होता है। और किस विधि में सर्वाधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? तो सर्वाधिक पौधे क्यूकनिक्स मेथड जो है यहाँ पे सर्वाधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। षटकोणी विधि जो उसमें ऑप्शन था। यहाँ पे निम्न में से सबसे अधिक वसा किस में पाई जाती है? तो सबसे अधिक वसा जो है वो अखरोट में पाई जाती है। अखरोट में सबसे अधिक वसा पाई जाती है। तो यहाँ पे जो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मिले थे वो आप लोगों को सारे यहाँ पे करा दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और भी अगर आप लोगों के कोई छोटे भाई बहन हैं जो तैयारी करना चाहते हैं अगले साल के लिए तो यहाँ से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल यूट्यूब पे ही बिल्कुल फ्री क्लासेस यहाँ पे कराई जाती है। तो आप लोग यहाँ से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। और आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में ताकि आप लोगों का कट ऑफ का अंदाज़ा हो सके और कट ऑफ आप लोगों को 1-2 दिन में देखने को मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।